हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट क्लास में शुरू किए गए टॉपिक को, जो है एग्रीगेट डिमांड। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्कस कर रहे हैं और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन किया गया था। उनकी एक थ्योरी दी गई थी डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी प्रोडक्ट का जो सप्लाई है वो उसका डिमांड खुद ब खुद क्रिएट कर लेता है। बट ये जो थ्योरी थी, ये जो स्टेटमेंट था, जो जे.बी. से के द्वारा दिया गया था, ये स्टेटमेंट रॉन्ग प्रूफ हो गया था जब 30s के दौर में ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिला था। उस दौरान, उस स्थिति में 1936 में जे.एम. केन्स नाम के इकोनॉमिस्ट के द्वारा एक बुक पब्लिश करी गई थी जिनका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मनी, इंटरेस्ट एंड मनी। तो इस किताब में उन्होंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है इकोनॉमी में, उसका डिटर्मिनेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव डिमांड। एंड इफेक्टिव डिमांड हम उस लेवल को कहते हैं, अर्थव्यवस्था की उस स्थिति को कहते हैं जहाँ पे संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाता है। और हम इसी टर्म को, इसी एम्प्लॉयमेंट के डिटर्मिनेशन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए ये डिस्कस कर रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड का क्या मतलब है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल वैल्यू। एग्रीगेट डिमांड का मतलब हो गया टोटल वैल्यू। किसके टोटल वैल्यू की बात करते हैं? तो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज जो कि इकोनॉमी के ऑल दी सेक्टर्स के द्वारा, एक अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्र हैं उनके द्वारा प्लानिंग किया जाता है। ऑल दी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय, खरीदने के लिए प्लानिंग किया जा रहा हो एट ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जो कि होता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। स्पेशली ये जो किया जाता है ये एक अकाउंटिंग ईयर के लिए किया जाता है। एक वर्ष के दौरान ये काम होता है कि एक पूरे साल में देखा जाता है कि अर्थव्यवस्था में जितने भी सेक्टर्स हैं उन तमाम सेक्टर्स के द्वारा जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको खरीदने की जो योजना बनाई जाती है, तो उन तमाम गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू होगा, जो मनी वैल्यू होगा, हम उसे ही कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। सो एडी का मतलब यही था जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। एक और बात मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड को ही हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहते हैं। जब हम डिमांड टर्म को की बात करते हैं तो डिमांड का मतलब यहाँ पे लिखा है आर प्लानिंग टू बाय, बट इट डजंट मीन कि ये चाहते हैं बस। प्लानिंग टू बाय मीन्स कि उन्होंने एक्चुअली जो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड किया, खरीद लिया और खरीद कर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लिया, हम उसकी बात करते हैं डिमांड के अंदर। और अगर ऑल दी सेक्टर्स की बात करेंगे और ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे तो दिस कॉन्सेप्ट बिकम्स एग्रीगेट डिमांड। ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली परचेज किया जा रहा है, तो एग्रीगेट डिमांड को हम उस सेंस में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर कह सकते हैं और ये होता है। अब है कि हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक टर्म पढ़ा था, दैट इज मार्केट डिमांड। एक टर्म मैंने ही आपको बताया था, मार्केट डिमांड। हम लोगों ने डिमांड के दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। सो मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड, अभी हम लोग एग्रीगेट डिमांड पढ़ रहे हैं जिसमें हम टोटल डिमांड की बात करते हैं। तो क्या दोनों कॉन्सेप्ट सेम हैं? क्या मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम हैं, सिमिलर हैं? इसका जवाब क्या हो सकता है कि दोनों बराबर हैं।
तो आप ध्यान दो, तो मार्केट डिमांड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मार्केट डिमांड में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी, मार्केट डिमांड में हम बात क्या करते हैं, तो यहां पे हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में। वस्तु एक ही होगी, पर्टिकुलर गुड। तो कोई एक वस्तु है, उसके जितने भी कंज्यूमर्स होंगे मार्केट में, ऑल दी कंज्यूमर्स, जितने भी कंज्यूमर्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जितनी भी वेरियस क्वांटिटी डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे गिवन टाइम पीरियड में डिमांड कर रहे हैं या उसको खरीदना चाहते हैं और खरीद रहे हैं, दे आर एबल एंड विलिंग टू बाय, इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। मैंने बस यहाँ पे बेसिक मेन जो टर्म डिफरेंशिएट करने के लिए ज़रूरी है, बस उसी को लिखा है कि मार्केट डिमांड में हम बात करेंगे किसके बारे में, तो एक वस्तु, और एक वस्तु की जितने भी उपभोक्ता मौजूद होंगे जो उस वस्तु को अलग अलग प्राइस पे, अलग अलग क्वांटिटी में, निश्चित समय में खरीदना चाहते हैं और खरीदने के काबिल भी हैं, पैसे होने चाहिए भाई, तो उसको कहेंगे मार्केट डिमांड। लेकिन एग्रीगेट डिमांड में हम बात कर रहे हैं ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज, अर्थव्यवस्था में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, उन तमाम गुड्स एंड सर्विसेज को जितने भी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, उनके द्वारा जो डिमांड किया जा रहा है उसी को हम कह रहे हैं एग्रीगेट डिमांड। दोनों कॉन्सेप्ट्स में जमीन आसमान का अंतर है। कहने का मतलब है मार्केट डिमांड जो है ये एक माइक्रो कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ही मतलब एक वस्तु की बात कर रहे हैं, इट्स अ माइक्रो कॉन्सेप्ट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एग्रीगेट डिमांड इट इज़ अ मैक्रो कॉन्सेप्ट, बिकॉज इसमें हम हर तरह के तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं और ये सब हम देख रहे हैं एक डेफिनिट टाइम पीरियड में, जो जनरली एक वित्तीय वर्ष है। एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड किया जाएगा हर एक सेक्टर के द्वारा, उसको हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। सो डू नॉट कंफ्यूज्ड, ओके, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डू नॉट कंफ्यूज विद द एग्रीगेट डिमांड एंड मतलब do not mix up the concept of aggregate demand with the market demand, because both the concepts are different from each other. Market demand is absolutely micro concept that includes demand by all the consumers of a particular product, but in case of aggregate demand it is a macro concept because it includes all the demands of all kind of goods and services by all the sectors in the economy during a particular टाइम पीरियड। तो यहाँ पे आपको एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड जितने भी बेसिक टर्म्स हैं वो मैंने आपको बतलाए। अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो एग्रीगेट डिमांड से ही रिलेटेड है, ऑफ कोर्स, वो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, सॉरी नॉट कॉन्सेप्ट्स, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी बात करेंगे हम लोग। तो एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट्स को अगर समझना है तो सबसे पहले इसको हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं कि देखो, एग्रीगेट डिमांड में हम बात ही करते हैं कि जितने भी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, उनके द्वारा जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी डिमांड करी जा रही है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। तो इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, हमने पढ़ा है जब हम पढ़ रहे थे नेशनल इनकम, तब भी हमने डिस्कस किया था। सबसे पहला सेक्टर जो है इकोनॉमी का तो वो तो है हाउस होल्ड सेक्टर। सबसे पहला सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर, जिसको हम प्राइवेट सेक्टर के नाम से भी जानेंगे, ठीक है। दूसरा सेक्टर है इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रीज जिसमें आ जाएंगी, या फर्म्स की बात करें हम जहां पर, तो वो है हमारा सेकंड सेक्टर। थर्ड जो इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है इकोनॉमी का, दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर
ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है ना। एक और सेक्टर है इकोनॉमी के, और उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज फॉरेन सेक्टर। अभी फॉरेन सेक्टर से मतलब क्या है मेरा, और फॉरेन सेक्टर को हम कह सकते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जब हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की, तो हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स हैं उन सब के द्वारा जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड किया जाएगा एक निश्चित टाइम पीरियड में, उसको एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे। तो देश के अंदर तो ये मिल जाते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर तो भाई देश के अंदर, ये घरेलू क्षेत्र जिसको कह सकते हैं, इंडस्ट्रीज एंड फर्म्स भी मिल जाएंगे, गवर्नमेंट सेक्टर भी मिल जाएगा। लेकिन उनका क्या, जो लोग हमारे देश के गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं बट वो हमारे कंट्री से है नहीं, विच मीन्स कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं मतलब हम अपने गुड्स को बेच रहे हैं दूसरे देश में। अब जब दूसरे देश में बेच रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है कि दूसरे देश के लोगों के द्वारा हमारे देश की वस्तुओं का डिमांड किया जा रहा है, तो वो भी हम जोड़ेंगे। जब हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड की तो हम उस कॉन्सेप्ट को भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और फिर हम जब सबको जोड़ देंगे कि सारे सेक्टर्स के द्वारा कितना डिमांड किया जा रहा है, तो निकल के आ जाएगा कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, या फिर निकल के आ जाएगा टोटल एग्रीगेट डिमांड। तो ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है ये क्या करता है, तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो कंज्यूमर गुड्स को परचेज करते हैं कंजम्पशन के नीड को पूरा करने के लिए। तो इस तरह के गुड्स के, इस तरह के सेक्टर के द्वारा कंज्यूमर गुड्स पर एक्सपेंडिचर किया जाता है। घरेलू क्षेत्र जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कंज्यूमर गुड्स को परचेज करते हैं और उसके पीछे पैसा खर्च करते हैं। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो किया जाता है बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, उसको हम सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डन बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, उसको हम सी से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे इसके बारे में मैं आपको और भी बातें बताऊंगी, फिलहाल हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म देख लेते हैं, फिर वन बाय वन करके सबके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हाउस होल्ड सेक्टर जो कि कंज्यूमर गुड्स पे, कंजम्पशन गुड्स पे खर्चा कर रहा है, दैट इज डिनोटेड एज सी। नाउ नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर या प्राइवेट फर्म्स जो हैं। अब फर्म्स जो होते हैं इंडस्ट्रीज में कैपिटल गुड्स को डिमांड किया जाता है, कैपिटल गुड्स के ऊपर खर्चा होता है इंडस्ट्रीज में। वैसे गुड्स जो दूसरे वस्तुओं को बनाने में यूज किए जाते हैं, तो कैपिटल गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको हम यहाँ पे आई से डिनोट करेंगे, जो कि कहलाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि कहलाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया जाता है प्राइवेट फर्म्स और इंडस्ट्रीज के द्वारा, इन्वेस्टमेंट होता है। तो वो हो गया आपका एक। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर जो होते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दो कि सरकार जो है वो दोनों तरह के गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। कैपिटल गुड्स को भी ये डिमांड करते हैं और कंज्यूमर गुड्स का भी डिमांड करते हैं। अब बोलोगे ये दोनों क्या क्या करते हैं, तो कैपिटल गुड्स जैसे कि सरकार जो है वो सड़कें बनवा रही है, सरकार जो है वो रेलवेज बनवाते हैं, गवर्नमेंट जो है वो आपके इंडस्ट्रीज का सेटअप करते हैं। तो ये सारे जो गुड्स हो गए ये कैपिटल गुड्स हो गए, है ना। रोडवेज आपका जो हो गया, रेलवेज जो है आपका, या आपके इसमें इंडस्ट्रीज आ जाएंगी। तो इस तरह के जितने भी गुड्स हैं दे आर नोन एज कैपिटल गुड्स। पावर प्लांट्स हो गए आपके, तो इस तरह के गुड्स पे खर्चा सरकार करती है, तो ये उनका कैपिटल गुड्स पे किया जा रहा खर्च होता है। कंज्यूमर गुड्स का जैसे कि, तो गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाते हैं। अब वेलफेयर प्रोग्राम्स में गवर्नमेंट फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं तो किताबें बांट दी, हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चलाते हैं, फ्री में दवाइयाँ बांट दी, अभी फ्री में वैक्सीन मिल गया है बहुत सारे लोगों को। उसके अलावा इसी में फ्री में फूड मिलता है, फ्री में या बहुत ही कम कीमत में। तो इस तरह के जो गुड्स हैं ये आपके कंज्यूमर गुड्स हैं, और इस पे कौन खर्चा कर रहा है? सरकार। तो गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा दोनों तरह के गुड्स को डिमांड किया जाता है और उस पर एक्सपेंडिचर किया जाता है। वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी होता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जाएगा कंज्यूमर गुड्स पे,
और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया जाएगा कैपिटल गुड्स पे। अब हम गवर्नमेंट सेक्टर को के द्वारा जो डिमांड हो रहा है उसको हम जी से डिनोट करेंगे। और बच जाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने बोला रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम क्या करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे देश के लोगों के द्वारा विदेशों में कितने गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करे जा रहे हैं, विच इज कॉल्ड इम्पोर्ट। हम विदेशी वस्तुओं को कितना खरीद रहे हैं और विदेशियों के द्वारा हमारे देश के गुड्स एंड सर्विसेज को कितना डिमांड किया जा रहा है, दैट इज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में इंपोर्ट को घटाएंगे तब बचकर आएगा क्या, नेट एक्सपोर्ट। तब आएगा नेट एक्सपोर्ट, यानी कि वो गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू जो कि विदेशियों के द्वारा हमारे देश में डिमांड किया जा रहा है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को या नेट एक्सपोर्ट को हम एक्स माइनस एम से डिनोट करते हैं। और इस तरह से एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट हम लोगों को मिल जाता है। और इक्वेशन के फॉर्म में अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो इट इज AD इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस एक्स माइनस एम। ये चारों कंपोनेंट्स क्या डिनोट कर रहे हैं, C क्या है, तो C है आपका हाउस होल्ड या फिर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये कहाँ से निकाल के लाए हैं, तो ये समझ में आ गया हम लोगों को, सेक्टर वाइज हैं। और मैंने आपको बताया अलग अलग सेक्टर जो हैं वो अलग अलग तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड करते हैं। सबके डिमांड को जोड़ दिया तो एग्रीगेट निकल आया और एग्रीगेट डिमांड का हम लोगों को कंपोनेंट मिल गया। तो कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड को लिख सकते हैं हम लोग AD इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस एक्स माइनस एम। ये हो गए आपके कंपोनेंट्स। तो मेन कंपोनेंट्स एग्रीगेट डिमांड के कितने हैं, 4 हैं। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, तो हाउस होल्ड, जिसको हम कह सकते हैं प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकेंड है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मैंने बताया आपको कि ये किसके द्वारा किया जाता है। थर्ड है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और नेक्स्ट कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट। अब देखो सबसे पहला जो कंपोनेंट है प्राइवेट या हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो इसका क्या मतलब है। तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर incurred by the households on the purchase of goods and services during an accounting year। ठीक है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स के लोग हैं, हाउस होल्ड सेक्टर है हमारा, उनके द्वारा एक साल के दौरान जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड किया जाएगा उसको हम हाउस होल्ड या हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलेंगे या प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से जानेंगे। ये प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है, जो हाउस होल्ड्स के द्वारा किया जाता है, ये डिपेंड करता है डिस्पोजेबल इनकम के द्वारा, डिस्पोजेबल इनकम पे। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब हो गया इनकम का वो हिस्सा, इनकम का वो पार्ट जो कंज्यूमर के पास होता है टू फुलफिल देयर नीड ऑफ कंजम्पशन। मतलब डिस्पोजेबल इनकम का मतलब हो गया कि वो इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज जो कि अवेलेबल होता है हाउस होल्ड्स के पास स्पेंड करने के लिए ऑन कंजम्पशन एंड सेविंग। जैसे कि मान लो कि एक व्यक्ति है ए, इसका मंथली इनकम जो है वो है 20,000 रुपए।
ये 20,000 रुपये इसकी सैलरी है। इस सैलरी में क्या हो रहा है कि इस ए को कुछ टैक्सेस पे करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, कुछ फीस चुकाना पड़ता है या कुछ ड्यूटीज पे करना पड़ता है, तो सब ये टैक्स वगैरह सब कुछ पे वे कर करके इसका सैलरी 20,000 है, लेकिन व्यक्ति ए को इस 20,000 में से मिलता है 18,000 रुपये। बाकी 2,000 रुपये जो है वो गवर्नमेंट के टैक्सेस, फाइन्स, फीस में चला जाता है। तो ये जो 18,000 रुपीज मिला इस ए को, ये 18,000 रुपीज इस ए व्यक्ति का क्या है, डिस्पोजेबल इनकम है। तो क्यों कह रही हूं कि डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करेगा हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जितना ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगा उतना ही ज़्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी होगा, जितना कम होगा डिस्पोजेबल इनकम उतना ही कम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी होगा। इनकम जितना ज़्यादा खर्चा उतना ही ज़्यादा, इनकम जितना कम खर्चा कम। तो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जाता है वो डिपेंड करता है कि प्राइवेट सेक्टर के में आने वाले जितने भी लोग हैं उनके द्वारा किस तरह से कितना खर्च किया जाता, कितना इनकम डिस्पोजेबल इनकम के रूप में वो प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया आपका पहला मेन कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड का। नाउ नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू the expenditure incurred by all private firms on capital goods। मैंने आपको बताया कि प्राइवेट फर्म्स जितने भी हैं, इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं, उनके द्वारा कैपिटल गुड्स पर जितना भी खर्च किया जाता है टोटल, उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड मुझे आपको और भी 2 टर्म्स बताने हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये टर्म एक्सप्लेन कर देती हूँ, हालांकि डिटेल में वो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, इन्वेस्टमेंट जो होता है ये 2 तरह का हो सकता है या 2 तरह से किया जा सकता है। ठीक है, पहला इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा आपका इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट कहलाता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और सेकंड जो है वो कहलाता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अब इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया वो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट या वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो इनकम पे डिपेंड करता है, जो लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट होता है, उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इनकम ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, इनकम कम है इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, तो उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो लेवल ऑफ इनकम से इंडिपेंडेंट होता है। ध्यान दोगे, लेवल ऑफ इनकम से ये इंडिपेंडेंट होगा, स्वतंत्र है। इसको मतलब नहीं है कि इनकम ज़्यादा है कम है, और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट डिपेंडेंट होता है हमारे लेवल ऑफ इनकम पे। तो इंडिपेंडेंट होने के कारण लेवल ऑफ इनकम से फर्क नहीं पड़ता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को, ये तुम्हारा किया ही जाएगा, फिक्स्ड हो सकता है। और जनरली ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा किया जाता है, बिकॉज गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो कुछ इन्वेस्टमेंट नेसेसरली करते ही करते हैं विदाउट ये देखे कि उनका इनकम का क्या लेवल है या उनका प्रॉफिट का क्या लेवल है, बट कुछ इन्वेस्टमेंट वो करते ही करते हैं। तो उस तरह का इन्वेस्टमेंट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, जो लेवल ऑफ इनकम से इंडिपेंडेंट हो, उसको हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आपका हो गया इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेवल ऑफ इनकम, एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हो गया डिपेंडेंट फ्रॉम लेवल ऑफ इनकम। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जनरली डन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर, or the induced investment is generally done by the private sector for the motive of profit specially। तो यहाँ पे आपका हो गया ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाता है, आई से हम इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर incurred by the government on consumer goods and capital goods to satisfy द कॉमन नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के कॉमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कुछ एक्सपेंडिचर किए जाते हैं जो कि कंज्यूमर गुड्स पर भी होता है और कैपिटल गुड्स पर भी होता है। और इस तरह से गवर्नमेंट सेक्टर भी कुछ खर्चे करते हैं
जिसको हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड करते हैं, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। ये हो गया तुम्हारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट इज नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब हो गया इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, जो कि एक फिक्स टाइम पीरियड के दौरान हम देखते हैं। ठीक है, इम्पोर्ट क्या है? इम्पोर्ट मतलब हो गया कि हमारे देश के लोगों के द्वारा विदेशी वस्तुओं का जो डिमांड हो रहा है उसको हटा देंगे, बिकॉज हम एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी के। एंड एक्सपोर्ट का मतलब हो गया कि विदेशियों के द्वारा हमारे देश की वस्तुओं को जो डिमांड किया जा रहा हो उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट। उसको हम ज़रूर ऐड करेंगे हमारे एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट में, बिकॉज हम एग्रीगेट डिमांड देख रहे हैं, मैक्रो लेवल पे देख रहे हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड एरिया और फिक्स टाइम पीरियड में देखेंगे तो इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में बात जब करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड में हम इन तमाम चीज़ों को ऐड करेंगे। और इसी के साथ जो कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड के वो यहाँ पे हमारे फिनिश होते हैं। ये मेन कंपोनेंट्स है जो आपको याद रखने हैं। आपसे पूछा जाएगा कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो फटाफट से ये 4 कंपोनेंट्स आपको याद होने चाहिए और आप इनका नाम बता दोगे। अब इसके बाद हम लोगों को एग्रीगेट डिमांड के नेचर को समझना है, और एग्रीगेट डिमांड के नेचर को हम कैसे समझेंगे? तो वही टेबल बनाएंगे और हम एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में हम एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है वो ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करके हम देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है वो किस शेप का होता है, और जिस भी शेप का होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो एग्रीगेट डिमांड के फर्दर कॉन्सेप्ट को जब हम समझेंगे तो आप एक बात ध्यान दो कि एडी के 4 कंपोनेंट्स हैं, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। अब नेचर समझने के लिए, कॉन्सेप्ट कह ले या एग्रीगेट डिमांड के नेचर को समझने के लिए मैंने कहा कि हम टेबल बनाएंगे, टैबुलर फॉर्म में शेड्यूल बनाएंगे और ग्राफ बनाएंगे। तो काम को ज़रा आसान बनाते हुए हम क्या करेंगे कि हम मानेंगे एग्रीगेट डिमांड को सिर्फ फंक्शन ऑफ 2 सेक्टर्स। हम ये मान लेंगे कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो सिर्फ 2 सेक्टर के द्वारा किए जा रहे डिमांड का ही सम टोटल है। अदर 2 सेक्टर्स को हम यहाँ पे कांस्टेंट मानते हुए एग्रीगेट डिमांड के नेचर को समझेंगे। अब ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि काम आसान हो जाए, और चारों सेक्टर को अगर एक साथ समझने की कोशिश करेंगे और लेंगे तो वहाँ पे हम लोग एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो यही होगा, एग्रीगेट डिमांड इन ए 2 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर मॉडल में एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और ऐसा करते हुए हम बना लेंगे एक शेड्यूल, एक ग्राफ, और फिर देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड का कर्व कैसा होता है, उसका नेचर कैसा है। और ये सारा ये जो टॉपिक है हमारा एग्रीगेट डिमांड इन अ 2 सेक्टर मॉडल, इसको हम हमारे नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे और एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट को फिनिश कर लेंगे। थैंक यू।